हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू एनालिसिस को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, मेल आईडी है, ट्विटर आईडी है, इनके साथ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी फीडबैक्स हों, सजेशन हो, क्वेरीज हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझे इनके थ्रू भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हमारी पीडीएफ जो है वो पोस्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों का कमेंट देखा था मैंने कल परसों कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 65 डेज बचे हैं अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में। और आई नो कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी हो रही होगी, लेकिन देखो यहाँ पे इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया में एक ब्लेसिंग के फॉर्म में यहाँ पे देखो कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आप इंडिया में रह रहे हो, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इंडिया हैज सच अ बिग एंड वाइड रिच कल्चर। क्योंकि यहाँ पे देखो आज जो है हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से न्यू ईयर है ना। और इस न्यू ईयर को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज कुछ अलग अलग नामों के थ्रू, अलग अलग रिचुअल्स के थ्रू सेलिब्रेट करती है। जैसे कि युगादि कहा जाता है किसमें, साउथ में। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है ये महाराष्ट्र के आसपास वाले रीजन्स में। उसके अलावा चेटी चंड बोला जाता है इसको सिंधी कम्युनिटी में, ठीक है। उसके अलावा आज से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो देखो, छोटी छोटी खुशियां आपको मिल ही जाएगी अगर आप इंडियन कल्चर में रह रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस खुशियों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा अपने माइंड को काम करो और सिर्फ काम करने की तरफ ध्यान दो। कहते हैं ना, हम एथिक्स में यूज करते हैं ना एक टर्म को, निष्काम कर्म, ठीक है। तो निष्काम फल निष्काम कर्म मतलब आपको सिर्फ काम करना है। फल की चिंता आपको अभी नहीं करनी है, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे ध्यान दो। ओके, अपने टारगेट्स को पूरा करने की तरफ ध्यान दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमारे पास आज ज्योग्राफी में है सोलोमन आइलैंड्स। तो सोलोमन आइलैंड्स के बारे में हम देखेंगे। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे अंटार्कटिका बिल के बारे में। इसके अलावा श्रीलंकन इमरजेंसी के बारे में देखेंगे। रशिया और इंडिया किस तरह से सैंक्शंस को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखेंगे। पॉलिटी में हम देखेंगे प्राइवेट मेंबर बिल ऑन कश्मीरी पंडित्स के बारे में। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के बारे में एक आर्टिकल है जिसमें हमारे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे, उन्होंने काफी कंसर्न जताए हैं सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को लेकर। GS3 में सिक्योरिटी में हम बात करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग की। ओके, GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। सेंटर इंट्रोड्यूसेस अंटार्कटिका बिल। तो सबसे पहले देखो अंटार्कटिका क्या है, कहाँ है, ये बात कर लेते हैं, फिर आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो देखो ये है हमारा जो साउथ पोल, ठीक है। ये देखो ये है हमारा साउथ पोल। अगर आप ग्लोब देखोगे ना, ग्लोब को ऐसे उल्टा कर दोगे तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है ना, उसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये एक देखो, फॉर एग्जाम्पल एक रफ मैप समझा रही हूँ मैं आपको। ये मान लो वर्ल्ड मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपने देखा होगा साउथ अमेरिका। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखो इस तरह का देखा होगा अफ्रीका। फिर यहाँ पे इस तरह का एशिया देखा होगा, है ना। ऊपर यूरोप देखा होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखा होगा। तो ये हम यूजुअल मैप देखते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर वाला जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं क्या, आर्कटिक। और वैसे ही नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका। तो ये वाला समझो, ये वाला जो रीजन है ना, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अंटार्कटिका किस तरह से, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये पूरा आइस से ढका हुआ है, ठीक है, इसलिए व्हाइट कलर का दिख रहा है। यहाँ पे इसके चारों ओर ये देखो सदर्न ओशन है, इसके चारों ओर यहाँ पे पूरा का पूरा सदर्न ओशन है, ठीक है। और सदर्न ओशन के ऊपर यहाँ पे देखो इधर अटलांटिक है, इधर इंडियन ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। इसको कंट्रीज कौन कौन सी इसके करीब है, तो देखो यहाँ पे ये पूरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में एक साइड पे है अर्जेंटीना, दूसरी साइड पे है चिली, ठीक है। ये दो कंट्रीज हैं। उसके बाद यहाँ अफ्रीका आता है, ये सबसे नीचे साउथ अफ्रीका आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया आता है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तस्मानिया। ऑल राइट, सो देखो ये मैंने आपको दिखाया एक ब्रीफ मैप। ओके, अब वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर। और देखो यहाँ पे आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है, वो एक बिल लेकर आई है लोकसभा में। इस बिल का नाम है अंटार्कटिका बिल, ठीक है। इस अंटार्कटिका बिल में बेसिकली कहा क्या गया है,
इसमें कहा गया है कि अंटार्कटिका में जो भी हमारी टेरिटरीज हैं, हमारी टेरिटरीज से मतलब है कि जो भी रिसर्च स्टेशन हमने बनाए हुए हैं जिस जिस टेरिटरी में, वहां पे जो भी विजिट्स होंगी हमारे इंडिया की तरफ से, यहाँ जो भी फॉरेनर्स वहां पे विजिट करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाएंगे। और दूसरा, अगर कोई इन लॉज को वायलेट करता है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट भी तैयार की जाएगी, पनिशमेंट के भी प्रोविजन होंगे। ठीक है, तो ये है मेनली अंटार्कटिका बिल के प्रोविजन, अंटार्कटिका बिल में मेनली ये लिखा हुआ है। ओके, अब अंटार्कटिका देखो, अंटार्कटिका क्या है, नो मैन्स लैंड है। ठीक है, नो मैन्स लैंड यानी कि इसके ऊपर ओनरशिप किसी भी एक कंट्री की नहीं है, इसकी टेरिटरीज के ऊपर किसी की भी ओनरशिप नहीं है। लेकिन जो भी हमारे रिसर्च स्टेशन है वो जिन टेरिटरीज पे बेस्ड है, उन रिसर्च स्टेशन को गवर्न करने के लिए, उनके यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए विजिट्स को हम यहाँ पे ये बिल लेकर आए हैं। ठीक है, अब इसके पीछे बैकिंग किसकी है, यहाँ पे अगर आप किसी अंटार्कटिका को अगर आप रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये नो मैन्स लैंड है, तो कैसे, क्या, किस बेसिस पे हमारी लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुई है? तो इसके पीछे बैकिंग है अंटार्कटिका ट्रीटी की, अंटार्कटिका ट्रीटी की। ठीक है, ये अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। ये अंटार्कटिका ट्रीटी देखो, सबसे पहले शुरुआत में इसको साइन किया था सिर्फ 12 कंट्रीज ने। ठीक है, 12 अलग अलग सिग्नेटरीज थे ओरिजिनल वाले। उसके बाद इसको एक्सपांड किया गया, 54 कंट्रीज ने आज इसको साइन किया हुआ है, जिसमें इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरीज टू अंटार्कटिका ट्रीटी। अब ये अंटार्कटिका ट्रीटी मैंडेटरी बोलती है कि आपको यहाँ पे जितनी भी 54 कंट्रीज हैं उनको ये मैंडेटरी करती है कि आप अपनी टेरिटरीज को, यहाँ पे जो भी आपकी टेरिटरीज है अंटार्कटिका में, यानी कि जो भी रिसर्च स्टेशन के आसपास का एरिया है, उसको आप गवर्न करने के लिए स्पेसिफिक लॉज लेकर आओगे। और इसी के बेसिस पे इंडिया जो है ये अंटार्कटिका बिल लेकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पे इंडियन एक्सपेडिशन जो जाएंगे अंटार्कटिका में, जो भी एक्टिविटीज होंगी इन सभी को यहाँ पे क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे इंस्पेक्शन हो सकेगा, जो भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेटेड है अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, वो यहाँ पे सारा इंस्पेक्शन कर पाएंगे। ओके, इंडिया 1983 में इस अंटार्कटिका ट्रीटी को इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे ये कि इंडिया क्योंकि इसका सिग्नेटरी है, इसके साथ में एक और चीज का एक और अरेंजमेंट का सिग्नेटरी भी है इंडिया, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। तो देखो इसका पूरा नाम है कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो पूरा नाम ये है, आप देखो चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, तो ये हमने बात करी इस आर्टिकल की, थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। तो ये अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है, देखो ये जो है 12 कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी अंटार्कटिका ट्रीटीज, जैसे कि मैंने बताया। कब साइन हुई थी, इसका इनिशिएशन हुआ था 1959 में, लेकिन ये फोर्स में आई थी 1961 में। ये ट्रीटी साइन हुई थी फॉर मेकिंग द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट अ डीमिलिटराइज्ड जोन टू बी प्रिजर्व्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च ओनली। तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, 12 की 12 कंट्रीज, ये सब चाहती थी कि यहाँ पे जो अंटार्कटिका है साइंटिफिक रिसर्च की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही रिजर्व रखें। कोई भी कंट्री इसके ऊपर अपनी मिलिट्री नहीं ला सकती, कोई भी कंट्री इसके ऊपर अपना क्लेम नहीं जमा सकती, ये सभी का लैंड है। ठीक है, और यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, 12 कौन से ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे, देखो अर्जेंटीना, चिली, ये तो इसके आसपास ही पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी इसके पास में है, साउथ अफ्रीका भी इसके पास में। बाकी जो है मेजर कंट्रीज जो हैं उन सभी की छोटी छोटी कॉलोनी या छोटे छोटे आइलैंड्स रहे हैं इस अंटार्कटिका के आसपास। ठीक है, तो बेल्जियम है, फ्रांस है, जापान है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूएसएसआर, यूके, यूएस, ये सब जो है 12 सिग्नेटरीज थे ओरिजिनल वाले। 1961 में ये फोर्स में आई, उसके बाद आज की डेट में 54 कंट्रीज जो हैं इसकी पार्टनर हैं, इसकी मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्स है इसके ब्यूनस एयर्स में, अर्जेंटीना में। नाउ योर होमवर्क फॉर टुडे इज कि आप इस अंटार्कटिका के आसपास जो जो भी कंट्रीज लोकेटेड हैं, जो जो भी लैंडस्केप्स लोकेटेड हैं, आप उनको देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपको कुछ अलग यहाँ पे मिलता है तो। ठीक है, तो मैप पे जाना, अंटार्कटिका के आसपास के रीजन्स देखना, ये जो अर्जेंटीना, चिली हैं उनके आसपास के रीजन्स देखना, और फिर मुझे बताना कि आपको क्या कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फीचर्स दिखे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई आपको चैनल दिखे, कोई यहाँ पे आपको आइलैंड्स दिखे, तो उनके बारे में आप मुझे जरूर बताना। ओके, तो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे अंटार्कटिका को डिफाइन कैसे किया गया, ऐसे डिफाइन किया गया कि मान लो ये अर्थ है। ठीक है, अब ये अर्थ में ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, उसके अलावा ये ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ
और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो 60 डिग्री साउथ, ठीक है, 60 डिग्री साउथ के नीचे जितने भी आइलैंड्स आते हैं, जितने भी लैंड एरियाज आते हैं, जितने भी आइस शेल्फ आते हैं, इन सभी का नाम अंटार्कटिका होगा, ठीक है। तो ये सभी मिलके अंटार्कटिका बनाएंगे, ये चीज है यहाँ पे। इसमें 4 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, जिसमें एक है 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी खुद से, ठीक है, 1972 का कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, 1980 का कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, 1991 का प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है। तो अभी हम इंडिया जो है वो 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी और 1980 का ये जो कन्वेंशन है इसके पार्टनर्स हैं आज की डेट में, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात की गई है अंटार्कटिक ट्रीटी में। पहली बात की गई है नो मिलिट्री यूज की, यानी कि यहाँ पे मिलिट्री यूज आप नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की फ्रीडम रहेगी, कोई भी आपके यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई कंट्री अपना क्लेम नहीं कर सकती कि नहीं आप यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। दूसरी चीज यहाँ पे है फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान एंड डाटा, तो यहाँ पे जो भी साइंटिफिक डाटा निकल के आएगा उस सभी का फ्री एक्सचेंज हो पाएगा। एनी टेरिटोरियल क्लेम्स पुट ऑन होल्ड, तो कोई भी टेरिटोरियल क्लेम्स इस पे नहीं कर सकता। इसको न्यूक्लियर फ्री जोन बना के रखना है। अप्लाइज टू लैंड बट नॉट टू सीज, तो देखो यहाँ पे सीज को कंट्रोल नहीं करते, यहाँ पे अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये सिर्फ लैंड को कंट्रोल करती है। तो अंटार्कटिका क्या बोला मैंने कि 60 डिग्री साउथ, ये जो लैटिट्यूड है, ठीक है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे जितना भी लैंड एरिया आता है, जितने भी आइस शेल्फ आते हैं, इन सबको यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा अंटार्कटिका ट्रीटी के अंतर्गत। जो सीज हैं, जो यहाँ पे स्पेशली सदर्न ओशन है, उसको यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ओके। ऑल स्टेशन ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशंस, तो कोई भी आप रिसर्च स्टेशन खोलते हो तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रीटी का मैंडेट ही ये है कि यहाँ पे हम मिलिट्री डीमिलिटराइज करना है हमको। इस पूरे अंटार्कटिका जो ओशन है, कॉन्टिनेंट है, इसको पूरी तरह से डीमिलिटराइज्ड रखना है। तो इसके लिए अगर कोई भी इंस्पेक्शन करना चाहे आपके रिसर्च स्टेशन का, कर सकता है। नेशनल लॉज अप्लाई टू सिटीजन नॉट टू एरियाज, तो यहाँ के जो एरियाज हैं उस पर नेशनल लॉ अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सिटीजन पे अप्लाई होगा। ट्रीटी में बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम रिक्वायर्स यूनानिमस एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी नेशंस, तो अगर कोई भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है तो ट्रीटी नेशंस का एग्रीमेंट चाहिए होगा, यूनानिमस मतलब मेजोरिटी इसके फेवर में वोट दे के चेंज करना है। ऑल ट्रीटी नेशंस टू इंश्योर नो वन कैरीज आउट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी, तो कोई भी नेशन, पर्टिकुलर नेशन इस ट्रीटी के अगेंस्ट ना जाए, इसको वायलेट ना करे, ये देखना, ये रेगुलेट करना जिम्मेदारी होगी बाकी सभी मेंबर नेशंस की, ओके। तो ये थे इसके मेजर प्रोविजंस। आगे बात कर लेते हैं। अब इंडिया की कितनी प्रेजेंस है अंटार्कटिका में, तो देखो इंडिया ने अपना एक इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया था, साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के नाम से, जो कि था अंडर नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। 1981 में ये शुरू हुआ था, जब पहला इंडियन एक्सपेडिशन भेजा गया था अंटार्कटिका में। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री यहाँ भेजी गई थी। दक्षिण गंगोत्री पहला इंडियन साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था जो अंटार्कटिका में हमने रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश किया। उसके अलावा मैत्री 1989 में गया, सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन था हमारा। इसी के पास में हमने एक लेक भी बनाया जिसका नाम हमने रखा लेक प्रियदर्शनी, ठीक है। ये प्रियदर्शनी नाम क्यों रखा, यहाँ पे हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी, उनको सभी लोग प्यार से प्रियदर्शनी बुलाते थे, तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही इसको यहाँ पे जो पास में लेक बनाया गया है उसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया है। भारती हमारा थर्ड यहाँ पे रिसर्च स्टेशन था, जो लेटेस्ट है, 2012 में आया था ये। और यहाँ पे काम ये हुआ कि यहाँ पे अगर कोई हार्श वेदर कंडीशन है तो उसमें भी जो रिसर्चर्स हैं प्रॉपरली काम कर सके, सेफ्टी उनकी प्रॉपरली इंश्योर हो सके। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती याद रखना है, ओके। अब देखो ये है हमारा मैप, और यहाँ मैप में देखो ये है पूरा अंटार्कटिका, ये है हमारा साउथ पोल, और यहाँ पे देखो ये सबसे पहले भारती सॉरी मैत्री स्टेशन, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये है मैत्री, उसके पास यहाँ पे है भारती, ठीक है, ये है भारती। अच्छा यहाँ पे देखो ये है वेडल सी, ये है रॉस सी, ठीक है, जिसकी हमने अभी बात करी थी। उसके साथ में ये देखो यहाँ पे है हमारी अमंडसेंट सी, ठीक है, अमंडसेंट सी। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है डेविस सी, ओके।
और बाकी सारी चीजें तो हम यहाँ पे मेजरली देख ही चुके हैं। यह है लार्सन आइस शेल्फ, ठीक है, ये लार्सन आइस शेल्फ है, यहाँ पे है रॉन आइस शेल्फ, ठीक है, और यहाँ पे नीचे है रॉस आइस शेल्फ। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक और न्यूज आई थी, यहाँ पे एक ग्लेशियर यहाँ पे टूट के अलग हुआ था, जिसको नाम दिया गया था डूम्सडे ग्लेशियर, ठीक है। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन, ठीक है। तो यहाँ पे डूम्सडे इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो टूट के गिरा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, अब इसके कारण हो सकता है क्योंकि टूट गया तो यहाँ पे इसकी मेल्टिंग जल्दी जल्दी होगी, मेल्टिंग जल्दी जल्दी होगी, यानी कि सी लेवल राइज ज्यादा होगा, जल्दी होगा, और हो सकता है कि उस सी लेवल राइज से क्लाइमेट चेंज और एक्सेलरेट हो जाए, और एक दिन हो सकता है दुनिया के सर्वाइवल पे खतरा हो जाए, इसीलिए इसका नाम डूम्सडे दिया गया, ठीक है। तो ये इसी साल का करंट अफेयर है, ओके। तो इसीलिए अंटार्कटिका इज एन इम्पोर्टेंट लोकेशन फॉर यू ऑल टू वॉच ऑन, ओके। आगे बात करते हैं। बिल सीक्स रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बिल आई है, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, प्राइवेट मेंबर बिल मतलब प्राइवेट मेंबर क्या होता है, पहले ये समझो। कोई भी एमपी यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, उसको हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। अब जैसे देखो, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ एमपीज आर मिनिस्टर्स, है ना, तो इन सभी को, जो मिनिस्टर नहीं है वो सभी एमपीज प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं, और जब वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर है राज्यसभा के विवेक के टंका, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि जितने भी कश्मीरी पंडित्स हैं, जिनके साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उनका एक्सोडस हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, जो भी सब चीजें हुई थी, उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेशन मिले, ठीक है। जिन भी कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से भगाया गया था, उनको रिहेबिलिटेशन हमको देना चाहिए, उनका यहाँ पे रिकोर्स करना चाहिए, रीसेटलमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो बिल है ये कश्मीरी पंडित्स को लेकर है। अब देखो, कश्मीरी पंडित्स, आप सभी ने देखी होगी कश्मीर फाइल्स, ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा डेप्थ में दिखाया गया है कि कितना ज्यादा जेनोसाइड हुआ था, कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था कश्मीरी पंडित्स के साथ। एंड यहाँ पे जो भी मेजरली केसेस दिखाए गए हैं ना इस मूवी में, वो सारे फैक्ट्स के बेसिस पे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स के बारे में हमको सब पता है, ठीक है। आई वुड नॉट कनेक्ट इट विद एनी रिलीजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो पूरा इशू है ना, ये सच का इशू है, ठीक है, मतलब ये पूरा जेन्युइन इशू है, यहाँ पे ये सब हुआ था, ये फैक्ट बात है, लेकिन इसको किया जा रहा है बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज। आप देख रहे होगे, आपने देखा ही होगा कि ट्विटर पे या हर जगह पे ये कश्मीर फाइल्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, और कश्मीर फाइल से रिलेटेड 10 चीजें और ट्रेंड कर रही थी। तो ठीक है, तो आपके जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, उनके बयान ट्रेंड कर रहे थे, किसी और के बयान, सभी के यहाँ पे पॉलिटिसाइज बहुत किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो हमको इस पॉलिटिसाइजेशन में नहीं पड़ना है, हमको यहाँ पे जो जेन्युइन मुद्दा है उसको समझना है, और यहाँ पे हमको इसके साथ कोई स्टीरियोटाइप्स भी अटैच नहीं करने हैं, ठीक है। इसके साथ कोई रिलीजियस बेसिस के स्टीरियोटाइप्स या फिर कम्युनिटी बेसिस के स्टीरियोटाइप्स अटैच नहीं करने हैं हमको। हालांकि रिकॉग्नाइज जरूर करना है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ वो बिल्कुल बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो अभी इनके रेस्टिट्यूशन के लिए, इनके रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए यहाँ पे ये बिल लाई गई है, ठीक है। आप लोग भी मुझे बताना, अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बताना कि आप लोगों का क्या सोचना है जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई उसके बारे में, ठीक है। लेकिन बी वाइज, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल टू बी मेच्योर इनफ, ठीक है, क्योंकि हम आगे जाके सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हैं, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, ओके। तो इसीलिए आपसे मैं थोड़ा सा वाइज और मैच्योर तरीके का फीडबैक चाहती हूँ इसमें, ओके। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये बिल के बारे में तो डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे देखो प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। तो प्राइवेट मेंबर कौन होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसा एमपी जो मिनिस्टर नहीं है उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं, और वो जो बिल लाते हैं उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अब इस प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या है, क्या पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि गवर्नमेंट का अटेंशन उस पर्टिकुलर मुद्दे की तरफ लाया जाए, और वहां पे जो भी लीगल फ्रेमवर्क की कमी है उसको पूरा किया जाए। मान लो कि गवर्नमेंट, यूजुअली गवर्नमेंट ही बिल्स लाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट से अगर कोई मुद्दा चूक गया है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट से अगर कोई भूल हो गई है कि किसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया है, तो फिर उसके केस में प्राइवेट मेंबर अपनी बिल ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिसिबिलिटी जो है, मतलब कि वो बिल जो है वो हाउस में लाई जाएगा, वो बिल की नहीं लाया जाएगा, ये डिसाइड करते हैं चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन राज्यसभा के और स्पीकर लोकसभा के केस में,
ओके अच्छा, जो रिजेक्शन होता है हाउस का, इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं पड़ता पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे। अब देखो एक चीज समझना कि प्राइवेट मेंबर जो है वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन का भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्राइवेट मेंबर की बिल रिजेक्ट हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस ज्यादा है कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ गवर्नमेंट की बिल रिजेक्ट होती है तो एक बार को पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे बिल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब गवर्नमेंट बिल्स जो है उसको आप किसी भी दिन पे डिस्कस और इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल्स को सिर्फ फ्राइडेज पे आप इंट्रोड्यूस और डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर दोनों के लिए ही, जो गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल है, दोनों के लिए लगभग सेम होता है। मेंबर को 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ता है बिल के इंट्रोडक्शन के पहले। हाउस सेक्रेटेरिएट एग्जामिन्स इट फॉर द कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड रूल्स ऑन लेजिस्लेशन बिफोर लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के पहले उसके जो भी प्रोविजन है, बिल के प्रोविजंस को यहाँ पे चेक किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। पीआरएस लेजिस्लेटिव के हिसाब से, पीआरएस इज अ वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें जितनी भी लॉज और बिल्स आते हैं उसके बारे में अपडेट किया जाता है। तो पीआरएस लेजिस्लेटिव के हिसाब से आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुई है पार्लियामेंट में आफ्टर 1970, ठीक है। हालांकि कई सारी बिल्स आई जरूर हैं लेकिन पास नहीं हो पाई, ठीक है। अभी तक 14 बिल्स हैं पार्लियामेंट में जो प्राइवेट मेंबर बिल्स रह चुकी हैं और पास भी हुई हैं, ठीक है। जिसमें से 6 तो 1956 में अकेले हो गई थी, ओके। 14th लोकसभा में लगभग 300 प्राइवेट मेंबर बिल्स आई, ठीक है, जिसमें से बहुत कम, सिर्फ 4% के ऊपर डिस्कशन हुआ, 96% के ऊपर तो डिस्कशन भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आज तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुई है, तो ये गलत होगा, ठीक है। 1970 के बाद एक भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हुई है, उसके पहले 14 बिल्स ऐसी थी जो पास हो चुकी है, ओके। आगे बात करते हैं, इंडिया रशिया ट्राइंग टू बाईपास सैंक्शंस। तो देखो कल ही यूएसए के एनवॉय आए थे यहाँ पे, दलीप सिंह जी, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे खुली धमकी दी थी यूएस की तरफ से इंडिया को कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। इंडिया को बोला था कि अगर आप अभी भी आप रशिया के अगेंस्ट खुलकर नहीं आए तो यहाँ पे आपको जो भी परिणाम होंगे भुगतने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये भी कही थी कि अगर आपने हमारे सैंक्शंस को बाईपास करने की कोशिश करी तो भी आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ सकते हैं। उससे पहले जर्मनी के एनवॉय आए थे, जर्मनी के एनवॉय ने भी यही कहा था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे फ्रेंडली नेशन हो और आप हमारे सैंक्शंस को बाईपास नहीं करोगे। लेकिन इंडिया ने अभी ये पूरी तरह से ओपनली कह दिया है कि देखो हम तो यहाँ पे ऑयल खरीदेंगे रशिया के थ्रू, जिसको जो करना है कर ले। और देखो यही चीज है रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। इन्होंने कहा है, आई विल पुट माई कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट एंड एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट। If there is a fuel available at discount, why shouldn't I buy it? I need it for my people. तो यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि रशिया जो है डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑयल दे रहा है, और यहाँ पे रशिया ने बोला है कि अगर आप रूबल रूपी का एग्रीमेंट करने के लिए, अरेंजमेंट करके ये ट्रेड करने के लिए तैयार हो तो हम भी आपको डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि कौन सी कंट्री क्या कह रही है, हमारे फ्रेंड्स एंड फोर्स वही हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारी मदद करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि हमारे लोगों का नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे ऊपर है, और इसके लिए अगर हमको रूबल पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू अगर ये ट्रेड करना पड़े तो हम करेंगे, ठीक है। तो छोटी सी आगे का डेवलपमेंट था, मुझे आपको बताना था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। नेक्स्ट इशू है सीजीआई फ्लैग्स फॉलिंग क्रेडिबिलिटी टू सीबीआई। तो यहाँ पे हमारे जो सीजीआई हैं एनवी रमन्ना जी, उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई जो है इसकी ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा खतरे में है, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है, और ये जो है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीआई जो है उन्होंने ये जो सीबीआई के बारे में कहा है, जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में जो कहा है, वो कहीं ना कहीं काफी समय से लोग कहते आ रहे हैं। और इन्होंने तो एक सजेशन भी दिया है कि हमको एक अम्ब्रेला बॉडी बनानी चाहिए जो सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर हो, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, पहले हम सीबीआई की बात कर लेते हैं। सीबीआई देखो क्या है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसको ओरिजिनली सेटअप किया गया था ब्राइबरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 1965 में इसके जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया और इसका जुरिस्डिक्शन तक चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी एजेंसी, इंटरनेशनल केसेस, इन तक इसके जुरिस्डिक्शन को एक्सपांड किया गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी यहाँ पे ब्रीचेस हो रहे हैं लॉस को लेकर, मल्टी स्टेट्स में ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल केसेस ऐसे हैं, तो उसको भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ये जो एजेंसी है इसने कई
सारे इकोनॉमिक क्राइम्स को यहाँ पे पर्दाफाश किया इसका, स्पेशल क्राइम्स हो गए, केसेस ऑफ करप्शन हो गए, अदर केसेस हो गए, इन सभी का यहाँ पे जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया है। जैसे स्पेशल क्राइम की बात करें तो जो पिछले 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, उस वो भी यहाँ पे सीबीआई के पास गया था। ओके, सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उस वो जो है सीबीआई के ऊपर नहीं लगता, सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, सीबीआई इज इंडियाज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लियासन विद इंटरपोल। सो इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके लिए इसके बिहाफ पे इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन करता है, इंटरपोल के साथ जो कनेक्शन है वो मेंटेन करता है सीबीआई। ठीक है, तो इंटरपोल क्या होता है? बेसिकली पुलिस का, जितनी भी इंटरनेशनल पुलिस है इन सभी का एक नेटवर्क है। मान लो जैसे विजय माल्या यहाँ से भाग गए, ठीक है, अब हमने दूसरे देशों की पुलिस को बोला कि देखो इनके अगेंस्ट हमने ये वारंट जारी किया है इंटरपोल के थ्रू, अगर आपके देश में मिले तो आप हमको इन तक पहुंचाओ। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो नेटवर्क है इसी को हमें इंटरपोल कह सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक डायरेक्टर रहते हैं जो एक आईपीएस ऑफिसर रहेंगे। ठीक है, जो रैंक होगी जिनकी डीजीपी जितनी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितनी रैंक हो। ये जो डायरेक्टर हैं इनको सिलेक्ट किया जाता है हाई प्रोफाइल कमेटी के द्वारा, जो कि बनाई गई है अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, और इसको अमेंड भी किया गया था 2013 में थ्रू लोकपाल एक्ट। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। 2 साल का टेन्योर होगा इन डायरेक्टर का। ठीक है, अब ये कमिटी जो है वो कौन कौन इसमें कंस्टिट्यूटेड होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे इसमें, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होंगी लोकसभा की। ठीक है, तो जो भी लोकसभा में अपोजिशन में है या फिर जो भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर जो भी चीफ जस्टिस अगर किसी और को अपॉइंट करते हैं उनकी जगह पे कोई दूसरे जज को अपॉइंट करते हैं तो वो रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 मेंबर्स जो हैं ये मिलके डिसाइड करेंगे कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन होंगे। ऑलराइट, अब देखो जुरिस्डिक्शन पावर्स की और रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो लीगल पावर्स सीबीआई के पास हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो इनको मिलते हैं डीएसपीई एक्ट के थ्रू। तो जो दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1946 का, उसके थ्रू इनको लीगल पावर्स मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के। याद रखना सीबीआई जो है वो डीएसपीई एक्ट के अंतर्गत नहीं बनाई गई है। ठीक है, उसको पावर्स इससे मिलते हैं, तो इसीलिए सीबीआई इज नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी। ठीक है, ये याद रखना। ओके, दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी एरिया के जो भी इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स हैं वो सीबीआई को दे सकती है। ठीक है, उस स्टेट के, उस यूटी के कंसेंट के थ्रू ही। ठीक है, मतलब मान लो अगर मुझे बात करनी है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कोई केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है सीबीआई को कि जाके आप मध्य प्रदेश में इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन मध्य प्रदेश का उसमें हामी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का उसमें अप्रूवल होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सीबीआई के मेंबर्स हैं वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर की रैंक के होने चाहिए। और अंडर द डीएसपीई एक्ट द सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट ओनली विद द नोटिफिकेशन बाय। तो यहाँ पे डीएसपीई एक्ट के अंतर्गत सीबीआई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा दूसरी चीज देखो, यहाँ पे जो पुलिसिंग एंड लॉ वाला जो सब्जेक्ट है ये आता है किसके? स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट लिस्ट में आता है ये। ठीक है, जो हमारी शेड्यूल 7 है ना, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, उसमें एक स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है पुलिसिंग एंड लॉ। ठीक है, तो सीबीआई को अगर किसी भी स्टेट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 तरह के कंसेंट होते हैं, एक होता है जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट अगर किसी स्टेट ने दे दिया तो क्या होता है कि आपको एक बार कंसेंट मिल गया सीबीआई को, उसके बाद वो बिना पूछे हर केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे अभी मेजोरिटी ऑफ द जो स्टेट्स हैं हमारे देश में उनने जनरल कंसेंट दे रखा है सीबीआई को, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने 2020 में ये जनरल जो कंसेंट था उसको रिवोक कर दिया और बोला कि अगर आपको सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेट करना है उनके स्टेट में तो वो केस टू केस बेसिस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बंगाल ने ये किया था, वेस्ट बंगाल जो है उसने, वेस्ट बंगाल ने बोला कि सीबीआई को हम जनरल कंसेंट जो हमने दिया हुआ है उसको हम रिवोक करते हैं, सीबीआई को जब जब हमारे स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना है आप हमसे परमिशन लो केस टू केस बेसिस पे, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इशू ये है, क्रेडिबिलिटी का इशू ये है, कई सारे जो पहले भी एक्सपर्ट्स रहे हैं वो इसको कह चुके हैं यहाँ पे केज्ड पैरट। ठीक है, केज्ड पैरट यानी कि जो पिंजरे में बंद किया हुआ एक तोता बोलते हैं सीबीआई को। ठीक है, इसको ऐसा अलेज किया जाता है क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है। ये कहा जाता है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है और स्पेशली उन पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरफेरेंस ज्यादा होती है जो रूलिंग में है। ठीक है, जिनकी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनका इंटरफेरेंस इसमें ज्यादा होता है, इसके कारण इसकी ऑटोनॉमी काफी ज्यादा हिंडर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने ये इसका सोल्यूशन दिया है कि हम एक अम्ब्रेला
एजेंसी बना सकते हैं। इस अम्ब्रेला एजेंसी में सीबीआई, ईडी, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, इन सभी का जो जुरिस्डिक्शन रहेगा वो उस अम्ब्रेला एजेंसी के पास रहेगा, और उसको हम स्टेचुटरी बैकिंग अगर देते हैं तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ये वाला आर्टिकल। आगे बात करते हैं। सोलोमन आइलैंड्स वोंट होस्ट चाइना मिलिट्री बेस। तो सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर कुछ दिनों से एलिगेशंस लग रहे थे कि शायद ये चाइना को मिलिट्री बेस बनाने दे रहे हैं अपने आइलैंड पे, लेकिन सोलोमन आइलैंड ने ये कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम चाइनीज मिलिट्री बेस यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे, कि यहाँ पे एक चाइनीज मिलिट्री बेस बने, उसको हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड की बात कर लेते हैं, कहाँ पे है ये। तो देखो यहाँ पे ये है पूरा इंडिया, सॉरी वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड में ये देखो, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा ईस्ट में जाते हैं तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये देखो यहाँ पे सोलोमन आइलैंड है, पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन के अंदर है, और ये देखो काफी पास में है इक्वेटर से, इक्वेटर के साउथ में पड़ता है, और लेकिन काफी पास में है इक्वेटर से भी। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ये है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पे देख रहे हो, ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसके ऊपर सोलोमन आइलैंड यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे ये 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कोरल सी है, यहाँ पे क्या है, एक और चीज, ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ओके, तो ये थी मेन लोकेशन सोलोमन आइलैंड की। आगे बात करते हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी। तो यहाँ पे हमने परसों ही यहाँ पे श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में बात करी थी। आप चाहो तो इसका ऊपर आपको यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो लिंक दिख रही होगी, इस पे आप जाके देख सकते हो। श्रीलंकन क्राइसिस अगर आपको नहीं पता है, मिस आउट हो गया है, तो आप उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। उस पूरे श्रीलंकन क्राइसिस को मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो है श्रीलंकन क्राइसिस आगे जो बढ़ रहा है, उसका ये डेवलपमेंट हुआ है कि अभी यहाँ पे श्रीलंका में पूरी तरह से इमरजेंसी लगा दी गई है, और इस इमरजेंसी के पीछे कारण दिए गए हैं पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज असेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, और पब्लिक सिक्योरिटी को इसके पीछे बैकिंग दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी के सभी जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो क्विट कर दें, और यहाँ पे फिर से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पे खत्म करके एक नया इलेक्शन वगैरह कराना चाहते हैं, नया स्ट्रक्चर से अपने देश को शुरुआत देना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक बात भी करी है कि यहाँ पे हम फिर से अरब स्प्रिंग लेकर आएंगे हमारे देश में। तो आप लोग मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। ये आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है, नहीं थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था रिगार्डिंग अंटार्कटिका के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कश्मीर फाइल्स के बारे में आपका क्या कहना है, और थर्ड क्वेश्चन है आज का आपका कि अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुई थी, कौन सी कंट्री से ये अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, ये मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, बस आर्टिकल इतना ही था, ये एक डेवलपमेंट था कि इमरजेंसी लग गई श्रीलंका में। ओके, आगे बात करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग वाया फ्राइट कंटेनर्स अ मेजर चैलेंज। तो देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अभी एक नया ट्रेंड निकल के आया है इंटरनेशनली। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसका नाम है ड्रग ट्रैफिकिंग। इसके सिंडिकेट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बड़े बड़े नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, और उसके थ्रू यहाँ पे हर देश में ये स्मगलिंग हो रही है, एंड दैट टू इन फॉर्म्स ऑफ कंटेनर्स। तो देखो इस तरह के कंटेनर्स आते हैं ना, कोई बड़ी चीज के कंटेनर है, मान लो जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल के कंटेनर है, बीच में एक दो कंटेनर आपने घुसा दिए ड्रग्स के। ठीक है, इस तरह से स्मगलिंग हो रही है इसकी। तो यहाँ पे कई सारे केसेस के बारे में बताया हुआ है कि पास्ट 1 ईयर में लगभग 3,500 किलो ड्रग्स यहाँ पे बरामद हुए हैं सिर्फ इंडिया के फ्राइट कंटेनर्स में से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे श्रीलंका से भी अभी एक कंटेनर यहाँ पे मिला जिसमें 300 केजी कोकेन था, और ये 300 केजी कोकेन जो था इंडिया आने वाला था, पहले ही श्रीलंका के जो वहाँ पे अथॉरिटीज ने पकड़ लिया उन्होंने। इसके पहले यहाँ पे 3,000 किलो का भी एक कंटेनर मिला है यहाँ से, जो गुजरात में आया था। ठीक है, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे से मिला था। 3,000 किलो का यहाँ पे ड्रग्स यहाँ पे सीज किए गए थे। ठीक है, हेरोइन था इसमें। तो यहाँ पे कई सारे जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो इंडिया में इतने क्यों ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस हो रहे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस मैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखो हम जो है इंडिया जो है दो चीजों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ है गोल्डन क्रीसेंट, एक तरफ है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रीसेंट में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन 3 कंट्रीज ने मिलकर ये गढ़ बनाया हुआ है ड्रग्स के सप्लाई और मार्केट वगैरह का। तो ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये जो क्रीसेंट है, गोल्डन क्रीसेंट है, वो बना हुआ है, बनता है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। वहीं इधर साइड पे भी ईस्ट में भी क्या है, यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम इस ट्रायंगल को बनाते हैं, और यहाँ पे ये जो दो है ट्रायंगल और क्रीसेंट, ये बहुत बड़े गढ़ हैं ड्रग्स के। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग के, और इन दोनों के बीच में जो रूट पड़ता है वो इंडिया से होकर पड़ता है, इसलिए इंडिया भी इनकी चपेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए।
नाउ देखो, एक रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। इसके हिसाब से पता चला कि लगभग 275 मिलियन लोग हैं दुनिया में जो जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रग्स कंज्यूम किए थे। लगभग 36 मिलियन लोग वो हैं जो बड़े बड़े ड्रग यूज डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है। अभी ये भी देखा गया कि जब लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, तो कैनबीज का यूज भी बहुत बढ़ गया था। ठीक है। नॉन मेडिकल यूज जो था फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का, जो ड्रग्स होते हैं ना फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं, उनका नॉन मेडिकल यूज भी बढ़ गया था। ठीक है। मतलब लोग जो है मेडिकल पर्पस के लिए नहीं, यहाँ पे नशे वगैरह के लिए यूज कर रहे थे इन ड्रग्स को। इसके अलावा ये भी देखा गया कि लगभग 5.5% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 5.5% पॉपुलेशन जो 15 to 64 ईयर एज ग्रुप में है, इनका कहना है कि हमने कभी ना कभी लाइफ में एक ना एक बार ड्रग्स कंज्यूम करे हैं। ठीक है। लगभग 11 मिलियन लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस सी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को। ठीक है। तो इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं, तो उसके हार्मफुल यूज से उनको हेपेटाइटिस सी हो गया है। ओके। ओपियोइड, ओपियोइड जो है आज की डेट में लार्जेस्ट बर्डन इसके कारण हो रहा है डिसीजेस का, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओपियोइड। ठीक है। तो यहाँ पे ओपियोइड क्या है? एक तरह का ड्रग है जिसके यूज के कारण बहुत ज्यादा डिसीजेस हो रहे हैं लोगों में। ओके। तो ये इतना बड़ा चीज है। अब इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट कई सारे एफर्ट्स लेकर आई है ये ड्रग ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एक लाइन है नशा मुक्त भारत अभियान, या फिर ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। तो ये ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन में क्या करना है हमको, 2020 में ये शुरुआत हुई थी इसकी, और जो भी कंट्री के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं ड्रग्स से, उनको हमको ठीक करना है, उनको इम्प्रूव करना है, उनमें ये ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है उसको सही करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान लाए थे हम ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए। 2018 से 2025 तक का ये प्लान था, जो लाई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके अलावा हमने एक सेंटर भी बनाया, हमने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर 2016 में हमने बनाया। इसके अलावा एक नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज हमने बनाया। ठीक है। गवर्नमेंट का फंड था ये, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। इसमें जो भी नार्कोटिक्स ड्रग्स का जो इलिसिट ट्रैफिक वगैरह हो रहा है, उसका एक्सपेंडिचर जो है, उसको खत्म करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो यहाँ फंड से मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, इनके स्प्रेड को रोकने के लिए जो काम हो रहे हैं, उसके लिए पैसा इस फंड से मिलेगा। ओके। तो ये आपको कुछ याद रखना है, एक तो ये नशा मुक्त भारत अभियान है। ठीक है। दूसरा है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। तीसरा है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ओके। और चौथा है नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। ऑलराइट। तो ये था पूरा आर्टिकल। आज के जितने भी आर्टिकल्स थे मेजर मेजर हमने सारे कवर कर लिए हैं। कल संडे है और संडे को 8 PM पे हमारा टेस्ट होता है, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होता है। तो कल भी ये करंट अफेयर्स टेस्ट रहेगा, लाइव रहेगा। जितने लोग जुड़ सको उतना अच्छा है। और लाइव होने का फायदा ये रहता है कि आपको अपनी गलतियां वहीं की वहीं पता चलती हैं और ज्यादा दिनों तक रिटेन कर पाते हो आप उसको। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप ये 8 PM पे कल मुझे ज्वाइन कर सकते हो लाइव हमारे करंट अफेयर्स की क्विज में। ओके। बाकी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को। And that was all. Thank you for watching. Have a very good day.